पढ़ते पढ़ते बच्चे थक रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही फ्रांसीसी क्रांति। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही आ जाती है नींद। अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस फॉर स्टडी में। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से पहले हम समझते हैं क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है कोई भी बड़ा बदलाव, उसे हम कहते हैं क्रांति। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में कोई बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, यानी कोई बड़ा बदलाव हुआ था जिससे नाम दे दिया फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ, फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, लुई 16वां वहाँ पे एक राजा था। ठीक है, लुई 16 वहाँ पे एक राजा था और उसको जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और फिर वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया गया था। लुई 16 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लुई 16 कौन था आखिर। तो लुई 16, जैसे मैंने अभी बताया, ये एक फ्रांस का राजा था और ये बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, जैसे होते हैं ना, हर किसी की बिरादरी होती है, हर किसी की एक जाति होती है, तो इनकी भी एक जाति थी या बुर्बो। ठीक है, ये बुर्बो राजवंश से इनका ताल्लुक़ था। 1774 में ये फ्रांस के सिंहासन पर बैठते हैं, यानी कि 1774 में फ्रांस के राजा बन जाते हैं। क्लियर। और उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। ठीक है, और ये जो है एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिनका नाम था मैरी एंटोइनेट, उनसे ये शादी कर लेते हैं। होता क्या है, जब ये राजा बनते हैं उस वक्त जो इनका राजकोष होता है, ठीक है, खजाने पैसे, उसी को राजकोष बोला जाता है, राजा का कोष। ठीक है, तो जो राजकोष था वो खाली था। ठीक है, ये राजकोष खाली होने का क्या कारण था? देखिए, फ्रांस के जो है बरसों से युद्ध चल रहे थे। ठीक है, उन युद्धों पर खर्च किया जिससे फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। राजकोष को नियंत्रित करने के लिए खर्चों को, क्योंकि खर्चे उनके पास भी बहुत सारे थे, देश को चलाने के लिए, ठीक है, शासकीय इकाइयों को चलाने के लिए, प्रशासकीय इकाइयों को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। तो अब ये पैसा कहाँ से आए? तो लुई 16 ने क्या करा? लुई 16 ने टैक्स लगाना स्टार्ट करा। लुई 16 ने टैक्स लगाना स्टार्ट करा जनता पर, कि जनता पर जब टैक्स लगाया जाएगा तो जनता से पैसा यहाँ पर आएगा और उससे हमारी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन इससे भी परेशानी हल नहीं होती। अब समझिए फ्रांसीसी समाज के बारे में। अभी हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम फ्रांस की क्रांति से पहले के दौर में पहले की बात पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के पहले की बात पढ़ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले कैसा माहौल था फ्रांस में। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था उस वक्त? तो भैया, फ्रांसीसी समाज जो थे वो 3 हिस्सों में बटे हुए थे, या कह सकते हैं 3 स्टेट में बटे हुए थे। एक था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था जनसाधारण। ठीक है, पादरी वर्ग किसे कहते हैं, कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, अभी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। फिलहाल अभी समझो ये 3 जो है हिस्से थे, और इन तीनों में से इन तीन स्टेट में से केवल जनसाधारण यानी तृतीय स्टेट वाले जो थे वही क्या देते थे? वही टैक्स देते थे। ठीक है, बाकी जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, वो टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, जो पादरी वर्ग थे और जो कुलीन वर्ग के इनको जो है जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और ये जैसे इन पर जो है कर की छूट थी। ठीक है, ये कर नहीं देते थे। ठीक है, इनको करों से मुक्ति दे दी गई थी कि तुम पर टैक्स माफ़ है, तो इन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन जो तीसरा स्टेट था, जो तीसरा हिस्सा था फ्रांस का, उसको जो है टैक्स देना पड़ता था। क्लियर हो गई बात? पादरी वर्ग किसे कहते हैं? पादरी वर्ग। देखिए, पादरी वर्ग उन्हें कहते हैं, कुछ चर्च के कुछ खास काम होते हैं ना, उन खास कामों को करने वाला जो समूह होता है उसे हम कहते हैं पादरी वर्ग। क्लियर? कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ खास अधिकार दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कुलीन वर्ग में एक खास अधिकार क्या दिया था कि जो कुलीन वर्ग थे वो किसानों से कर लेते थे, टैक्स लेते थे, टैक्स वसूलते थे कुलीन वर्ग। ठीक है, और जो किसान थे वो मजबूर थे। ठीक है, वो देने को मजबूर थे। क्लियर? अच्छा, चर्च जो है, जो हमारा पादरी वर्ग था, वो भी जो है किसानों से टैक्स लेता था, जिसे बोला जाता है ताइद। ठीक है, और टाइल क्या है? देखिए, टाइल और ताइद में फ़र्क है। जो चर्च किसानों से टैक्स लेता था उसे ताइद बोला जाता था, और जो हमारी जनता थी, जनता जो डायरेक्ट सरकार को
जो टैक्स देती थी उसे कहा जाता था टाइल, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर को टाइल बोला जाता था। ये मध्य वर्ग किसे कहते हैं? मध्य वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, मध्य वर्ग जो है ये जो है 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक समूह था जो उभर कर आया, ठीक है, इसे ही मध्य वर्ग बोला गया, ठीक है। अब इसने क्या करा, ये जो मध्य वर्ग था इसमें सभी शिक्षित शामिल थे, ठीक है, इसमें वकील, ठीक है, और जो भी शिक्षित लोग होते हैं इसमें शामिल थे, ठीक है। इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था, क्योंकि शिक्षित थे, अब शिक्षित थे तो इनकी सोच भी है शिक्षित वाली ही होगी। इन्होंने क्या कहा, इनका मानना ये था कि भाई जो ये विशेष किसी भी वर्ग को ना जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जैसे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को मिले हुए हैं, तो ऐसे किसी को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इनका मानना ये था। इनका मानना यह था कि व्यक्ति को काबिलियत के हिसाब से देखा जाना चाहिए, ठीक है, उसको कोई जन्म से विशेष अधिकार, कोई खास अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इनका मानना ये था, ठीक है। अब समझते हैं हम क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। उससे पहले हम समझते हैं स्टेट्स जनरल क्या है। स्टेट्स जनरल, तो स्टेट जनरल क्या है? तो दोस्तों ये एक राजनीतिक संस्था होती है, ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, तीनों स्टेट के, यानी प्रथम स्टेट कौन सा? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, ठीक है। इन तीनों स्टेट जो है, तीनों स्टेट्स के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। तो ये स्टेट जनरल होता है, एक राजनीतिक संस्था होती है। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे सम्राट है, सम्राट को कर लगाने हैं, ठीक है, जनता पर टैक्स लगाने हैं या कोई कर का प्रस्ताव लाना है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, बल्कि उसे पहले स्टेट जनरल बुलानी पड़ती है, यानी इसकी बैठक बुलानी पड़ती है। इसमें उसको जो है विचार विमर्श किया जाता है और फिर जो है इजाज़त लेनी पड़ती है, तब जाके वो जो है टैक्स। लुई 16 5 मई 1779 को क्या करता है कि नए करों का प्रस्ताव लाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक को बुलाता। तो पहला स्टेट था और जो दूसरा स्टेट था उसमें से 300 प्रतिनिधि आते हैं। तीसरा स्टेट था उसमें से 600 प्रतिनिधि आते हैं। के नियम क्या थे स्टेट जनरल के? स्टेट जनरल में क्या था कि तीनों स्टेट को एक एक मत प्राप्त था। प्रथम स्टेट को भी एक मत प्राप्त था, चाहे उसमें प्रतिनिधि 1500 आ जाए तो 1500 मत नहीं होंगे बल्कि एक ही मत होगा। दूसरे को भी एक ही मत प्राप्त था, तीसरे स्टेट को भी एक ही मत प्राप्त था। क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात क्या थी, इसमें महिलाओं को आना वर्जित था, यानी महिलाएं नहीं आ सकती थी इस स्टेट जनरल में, मजदूर नहीं आ सकते थे, किसान नहीं आ सकते थे, यानी जो छोटे छोटे बंदे थे वो नहीं आ सकते, केवल शिक्षित जो थे वही इसमें हिस्सा ले सकते थे, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो स्टेट जनरल में इस बार क्या होता है, जो तीसरा वर्ग था, जो तीसरा स्टेट था, वो उसके जो प्रतिनिधि थे वो कहते हैं कि जो मतदान होना चाहिए वो सभी का होना चाहिए, यानी सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जैसे 600 प्रतिनिधि है तो 600 के 600 प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं है कि एक अधिकार दिया जाए, ठीक है, एक मत दिया जाए, नहीं, बल्कि सभी को मत दिया जाना चाहिए। लेकिन लुई 16 ने इसको मना कर दिया, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेट था, जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, वो जो है बहिर्गमन कर देते हैं, यानी कि सभा को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से क्या होता है, देखिए 20 जून, ठीक है, वो बैठक कब हुई थी? 5 मई को हुई थी। अब 20 जून को क्या होते हैं, यही प्रतिनिधि जो बाहर चले गए थे, सभा को छोड़कर चले गए थे, ये जो है अपनी एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, ठीक है, ये अपनी एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और ये शपथ लेते हैं कि जब तक ये सम्राट की शक्तियाँ कम नहीं होंगी तब तक इस असेंबली को हम भंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये असेंबली संविधान का प्रारूप बना रही थी। अब उसी समय क्या हुआ, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठीक है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड पड़ने से क्या हुआ, वहाँ की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। अब बर्बाद हो गई तो जो खाद्यान्न थे वो उसमें कमी आ गई। तो जो पाव रोटी थी वहाँ की एक फेमस डिश कह सकते हैं, फेमस खाना कह सकते हैं, फेमस खाना जो था उसकी कीमत में बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ती है, ठीक है, यानी पाव रोटी की कीमत तेज़ी से बढ़ती है। अब जो बेकरी वाले थे, बेकरी मालिक, यानी जो पाव रोटी बेचते थे, ठीक है, वो स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाई, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, अब जो है बेकरी में जो पाव रोटी को ख़रीदने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था। तो इससे जो औरतें थी उनको गुस्सा आ गया और वो भड़क गई और उन्होंने दुकान पर हमला बोल दिया, ठीक है। दूसरी ओर पेरिस राजा जो था लुई 16, उसने पेरिस में सेना को घुसने का आदेश दे दिया और ये अफवाह फैल गई कि जो सेना है
ये जो है राजा ने सेना को ये कहा है कि वो जो है जनता पर गोली चलाए। इसलिए जो है सेना भड़क उठती है और 24 जुलाई को बास्टिल किले पर पहुंचती है और उसको ख़त्म कर देती है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे, किसान वहाँ पर गए और किसानों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और कुलीन वर्ग को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब लुई 16 ये सब देख रहा था। ठीक है, उसे पता था, तो इसलिए उनने जो है डर के मारे उसको नेशनल असेंबली जो थी उसको मान्यता दे दी। ठीक है, उसको वैल्यू दे दी, हाँ भाई ये नेशनल असेंबली है। अब जैसे ही नेशनल असेंबली को जो है मान्यता मिल गई, वैसे वैसे वहाँ पे सुधारों की शुरुआत हो गई। ठीक है, जो टैक्स थे, ठीक है, जो चर्च को देने पड़ते थे, जैसे टाइट बोला जाता था, उसको ख़त्म कर दिया। धार्मिक कर को ख़त्म कर दिया। जो भी टैक्स जो है लिए जाते थे, विशेष अधिकार थे मिले हुए थे उनको, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, उसको भी ख़त्म कर दिया। क्लियर। इसके अलावा जो चर्च के पास कुछ भूमि थी, ठीक है, उनके पास बहुत सारी भूमि थी, ठीक है, उनकी भूमि को जब्त करके किसानों को दे दिया गया। ठीक है, जो है नेशनल असेंबली अपना जो है 1791 में संविधान बना देती है। ठीक है, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को कम किया जाए। इसलिए नेशनल असेंबली जो थी उसमें जो है उसने क्या करा, 3 संस्थाओं का निर्माण करा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जैसे हमारे भारत में भी है। और फिर क्या करा, अब देखिए ये जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली जो है कानून बनाती थी। ठीक है, और ये जो है इसका चुनाव की नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, तो नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, देखिए पहले सबसे पहले जो नागरिक थे वो कुछ निर्वाचक समूह को चुनते थे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमारी जनता जो है विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, फिर विधानसभा के सदस्य राज्यसभा को चुनते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे भी था कि नागरिक जो है कुछ निर्वाचक समूह यानी कुछ सदस्यों को चुनते थे, फिर वो सदस्य जो है नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। क्लियर। अब ये जो है चुनाव जो मत देने का अधिकार था, देखिए सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था वहाँ पे। ध्यान से सुनिए, किन किन को था, ऐसे व्यक्ति जो 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले हैं। ठीक है, और वो जो है न्यूनतम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। ठीक है, न्यूनतम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर चुकाते हैं उन्हीं को जो है मत देने का अधिकार था, बाकी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। फ्रांसीसी क्रांति इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो तब तक के लिए अलविदा।